नमस्कार, हरियाणा विशेष देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं अपूर्वा। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर बीजेपी नेताओं की तरफ से अपनी अपनी प्रतिक्रिया लगातार दी जा रही है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ और अनिल विज ने क्या कुछ कहा है उनकी यात्रा पर, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, जिस व्यक्ति की सोच ऐसी हो जो चीन के पक्ष में बात करता, और आज नहीं, आप बार बार देखिए, पहले जब डोकलाम की घटना हुई देश भारतीय सेना के साथ खड़ा था, लेकिन राहुल गांधी जी चीन के अधिकारियों के साथ चाइनीज सूप पी रहे थे। आज जब भारतीय सेना के जवानों ने फिर मुंह तोड़ जवाब वहाँ के सैनिकों को दिया है, तब राहुल गांधी जी देश के लोगों को डराने का काम करते हैं। मैं उनको बताना चाहता हूँ, ये 1962 का भारत नहीं, नेहरू जी के समय का, ये नरेंद्र मोदी जी के 2022 का भारत है। तो राहुल जी, भारत की सेना पर हमें विश्वास है, क्या आपको नहीं? क्योंकि राहुल जी तो सर्जिकल स्ट्राइक पर भी प्रशंसन खड़ा करते थे। डोकलाम में हमारे सैनिकों की जो शूरता है, जो उनके ताकत, जो हौसला वहाँ पे दिखा, जैसे उन्होंने सामना किया और मुंह तोड़ जवाब चीन के सैनिकों को दिया था, राहुल गांधी जी ने तब भी प्रशंसन खड़े किए थे। आज राहुल जी पर प्रशंसन खड़े हुए। राहुल जी जहाँ जहाँ से आ रहे हैं वहाँ सब बीजेपी को लाभ पहुँचा है। अगर वो हिमाचल भी गए होते तो, इसलिए राहुल जी का जो प्रभाव कितना आता है किसी भी बात का, वो पूरे देश के सब लोगों के ध्यान में है। राहुल जी भारत को समझें इस यात्रा के माध्यम से, अच्छी बात है। भारत तो जुड़ा हुआ है, सदियों से जुड़ा हुआ है। आसू तो हिमालय जुड़ा हुआ है, रामेश्वरम से लेकर केदारनाथ तक जुड़ा हुआ है, जगन्नाथ से लेकर जो है द्वारकाधीश तक जुड़ा हुआ है, तो ये कुरुक्षेत्र से लेकर गुरुवायूर तक जुड़ा हुआ है। भारत तो सदियों सदियों से जुड़ा हुआ है। भारत के जुड़ाव को समझने की जरूरत है उनको, और ये अच्छा है। उस यात्रा से शायद उनको ये बहुत सारी बातें ध्यान में आएंगी। मेरा ख्याल है जिंदगी में पहली बार राहुल गांधी पैदल यात्रा कर रहा होगा, और ये तो सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुए थे। हमारे प्रधानमंत्री ने तो रेलवे स्टेशन के ऊपर अपनी रातें बिताई हैं, वहाँ पर चाय बेचकर अपना गुजारा किया है। राहुल का प्रधानमंत्री के साथ कोई मुकाबला नहीं किया जा सकता। तो वहीं पाकिस्तान के विदेश मंत्री के प्रधानमंत्री मोदी को लेकर दिए गए बयान पर बीजेपी देश भर में आक्रोशित है और गुस्से में है। आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, ओपी धनखड़ और अनिल विज ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री पर पलटवार किया। पाकिस्तान एक आतंकवाद को पनाह देने वाला देश बन गया है, और आतंकवाद को बार बार बढ़ावा भी देते हैं। लोगों के खून से हाथ उनके रंगे हैं, और इस तरह के बयान देकर अपनी मानसिकता पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने दिखाई है कि वहाँ का दिवालियापन कितना राजनीति का हो चुका है। सोच भी गंदी है, कारनामे भी गंदे हैं, और इसका कहीं ना कहीं पूरी दुनिया भर में उनको लताड़ भी लगी है। शायद वो भूल गए 1971 में, आज से 51 साल पहले, भारत की सेना ने पाकिस्तान को धूल चटाई थी। 93,000 सैनिकों को हथियार डालने पड़े थे। तब बिलावल भुट्टो के नाना ही फूट फूट कर रोए थे। और मैंने कल याद कराया, पिछले कल ही दिन वो 51 वर्ष पहले था जब भारत ने जीत पाकिस्तान के खिलाफ दर्ज की थी। बिलावल भुट्टो जरदारी मुझे लग रहा है कि मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। वो दिन भी ऐसा था कि किसी भी पाकिस्तानी नेता का मानसिक संतुलन खराब हो सकता था, क्योंकि उस दिन जो है 90,000 से अधिक सैनिकों ने जो है भारत की सेना के सामने समर्पण किया था। वो दिन पूरे देश में यहाँ सब मना रहे थे, तो हो सकता है उनको वो दर्द, वो तकलीफ़ जो है कि कितनी बड़ी फेलियर पाकिस्तान की थी। एक देश जो दुनिया में चौतरफा विफल हो रहा है, जो आतंकवाद का हेडक्वार्टर है, पूरी दुनिया उनकी बातों को नकार चुकी है। अब पाकिस्तान की बात दुनिया में सुनी नहीं जाती, और उस नाते से अब वो इसको एक अलाप कह सकते हैं। इस अलाप के सिवा कुछ नहीं। चाणक्य ने अपने एक श्लोक में कहा है कि जब आदमी हार जाता है, जहाँ हारने लगता है, वो अपना दिमागी संतुलन खो लेता है। तो बिलावल भुट्टो वो अपना दिमागी संतुलन
खो चुके हैं। पाकिस्तान में जो आज बुरे हालात हैं, जो आतंकवाद की फैक्ट्रियां चला रहा है, जहां पर लोग भूखे मर रहे हैं, अब उस प्रदेश का अगर कोई मंत्री ऐसी बात कहता है तो स्वाभाविक है कि उनका संतुलन बिगड़ चुका है। गृह मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस नेता AR चौधरी के उस बयान पर पलटवार किया जिसमें उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी कब से बोल रहे हैं चीन भारत में कब्जा कर रहा है, लेकिन हमारी सरकार मान नहीं रही। विज ने कहा, हमारी सेना डटकर सीमा पर खड़ी है और जवाब दे रही है। उसका नजारा सबने देख भी लिया, लेकिन कुछ लोग चीन की भाषा बोलते हैं। अब सेना इनसे लड़े या दुश्मनी या अपने दुश्मनों से। विज ने कहा कि सेना बाहर के दुश्मनों से लड़े, अंदर के दुश्मनों से जनता और हम लड़ लेंगे। आप देखिए, हमारी सेनाएं डटकर बॉर्डर के ऊपर खड़ी हुई हैं। हमारी सेनाओं ने चाइना की फौज को खदेड़ा, ये हर आदमी ने टेलीविजन पर देखा है। लेकिन हिंदुस्तान का विपक्ष इस बात को बार बार उठा रहा है। अब फौज पहले इनका जवाब दे या सीमा पार जो दुश्मन है उनका जवाब दे। इसलिए ये जो देश के अपने आप को तथाकथित नेता कहते हैं, ये चाइना की भाषा बोलते हैं। पाकिस्तान के साथ हमारी लड़ाई होती है तो पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। हमें अपनी सेना पर पूरा गर्व और विश्वास रखना चाहिए। सेना की बहुत सारी बातें सार्वजनिक नहीं की जा सकती। ये युद्ध का सिद्धांत है, उनको बताया नहीं जा सकता। सेना पर विश्वास रखना होता है। हम अपनी फौज पर हमें पूरा भरोसा और विश्वास है। हम अपनी सेना को कहेंगे कि बॉर्डर पार दुश्मनों को आप निपटो, जो बॉर्डर के अंदर दुश्मन है उनको हम निपट लेंगे। तो वहीं सीएम मनोहर लाल ने भी राहुल गांधी के बयान पर पलटवार किया और ये ट्वीट आपको दिखा रहे हैं जहां पर सीएम मनोहर लाल ने राहुल गांधी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी ने एक बार फिर से अपरिपक्व बयान देकर ये बता दिया कि उन्हें देश और देश की भावनाओं से कोई मतलब नहीं है। जिस वक्त में हमारे सैनिक चीन को जोरदार और असरदार जवाब दे रहे हैं, ऐसे में राहुल गांधी का ये बयान सेना और पूरे देश के मनोबल को तोड़ने वाला बयान है। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी राहुल गांधी के बयान पर यह पलटवार करते हुए कहा कि मैं इस बयान की कड़े शब्दों में भर्त्सना करता हूं और कहना चाहता हूं कि सबसे पहले तो वो सेना और देश से माफी मांगे। भले ही राहुल गांधी और उनकी पार्टी कैसी भी गंदी राजनीति करे, लेकिन ये पूरा देश एक मजबूत नेतृत्व में अपनी सेना के साथ खड़ा है और उनकी शौर्यता पर हमेशा गर्व करता है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। तो वही बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के हरियाणा से बिहार में शराब आने वाले बयान पर सियासी बवाल छिड़ गया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ और गृह मंत्री अनिल विज ने तेजस्वी के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है, अपनी जिम्मेवारी से बिहार सरकार भाग रही है। नीतीश कुमार जी भाग रहे हैं। 2-3 दिन से उनकी विधानसभा का दृश्य पूरा देश देख रहा है। उनके तेवर पूरे देश के ध्यान में आ रहे हैं। वो शराबबंदी को ठीक मुस्तैदी के साथ लागू नहीं कर पा रहे हैं। उनके राज्य में इस प्रकार की शराब बिक रही है, वो जिम्मेवारी अपने पर लें। वहाँ के लोग मर रहे हैं, उसका उनको कंसर्न दिखना चाहिए। वो कंसर्न भी उनकी बॉडी लैंग्वेज से दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए मैं देख रहा हूँ कि बिहार की विधानसभा में हंगामा है और पूरे देश में ये जानकारी फैल रही है कि किस प्रकार से वो अनकंसर्न होकर इस सारे विषय को और अपनी जिम्मेवारी से दूर जा रहे हैं, जो उनको जिम्मेवारी को स्वीकार करना चाहिए।
और जिस तरह से बिहार में से मांग आ रही है कि ऐसी सरकार जिसमें इतने सारे लोग मर रहे हों और ऐसी चीज़ों पर पाबंदी मुस्तैदी के साथ नहीं लगा पा रही है, सरकार की पूर्णतया बिहार सरकार की विफलता है। अब देखिए, अपनी कमजोरियों को दूसरों पर डालना, ये कुछ नेताओं का चलन हो गया है। तुमने वहां पर शराब बैन की है, शराब वहां पर कहीं से भी किसी भी प्रदेश की अगर है, प्रवेश ना करे, उसको रोकना तुम्हारा दायित्व है। तुम अपनी कमजोरी, अपनी नालायकी को छुपा रहे हो। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। गुरुग्राम में हरियाणा बीजेपी के 3 सत्रों में बैठक हुई। बैठक में प्रदेशाध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी समेत तमाम नेता मौजूद रहे। बैठक के पहले दिन पार्टी संगठन को लेकर चर्चा हुई। रविवार को हरियाणा बीजेपी 2 सत्रों में अहम बैठक करेगी। बैठक में सीएम मनोहर लाल भी शिरकत करेंगे। देखिए, आज भाजपा के प्रदेश पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारियों की, मोर्चा अध्यक्षों की, मोर्चा प्रभारियों की बैठक चल रही है और इसमें आगामी 6 अप्रैल भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस तक के कार्यक्रमों की रचना हो रही है। और अध्यक्ष जी के प्रवास के समय ऐसी बैठक पहले हुई थी, ऐसे पूरे हाउस की। उस अध्यक्ष जी के प्रवास से इसके बीच में जो भी कार्यक्रम हुए हैं, चाहे आदमपुर चुनाव हुआ है, पंचायती राज चुनाव हुए हैं, उसके अलावा भिन्न भिन्न राज्यों में कार्यकर्ताओं ने हिमाचल के चुनाव में ड्यूटी दी है, दिल्ली चुनाव में ड्यूटी दी है, गुजरात के चुनाव में ड्यूटी दी है। उसके बाद अमित शाह जी की रैली हुई है, राजनाथ सिंह जी की रैली हुई है, पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा के अनावरण की। उसके अलावा और बहुत सारे सामाजिक कार्यक्रम भी हुए हैं। ऐसे सारे कार्यक्रमों की, सारी गतिविधियों की समीक्षा और उसमें से आगे का एक योजना कि किस प्रकार से प्लानिंग हमने संगठन को पन्ने पन्ने तक पहुंचाना है, संगठन का विस्तार करना है, कार्यकर्ता को ट्रेन करना है और कैसे उसको और अधिक सुदृढ़ करने के साथ, तेज़ी के साथ जो भी सरकार की योजनाएं हैं वो लाभार्थियों को उसको लाभ मिले, हर लाभार्थी तक वो पहुँचे, इसकी संपूर्ण योजना इस 2 दिन की बैठक में बनेगी। प्रदेश बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक के बाद ओपी धनखड़ ने कहा कि हमने जिला परिषद के चुनावों में सिंबल पर लड़ने का प्रयोग किया था। जिला परिषद में हमारे काफी उम्मीदवार जीतकर आए और बहुत से ऐसे थे जो निर्दलीय चुनाव जीते। बीजेपी के ब्लॉक समितियों से लेकर सरपंच चुनावों में बीजेपी के 50% उम्मीदवार जीते हैं चुनाव। के चुनाव की समीक्षा और दिल्ली के चुनाव की समीक्षा तो दिल्ली करेगी, लेकिन जिला परिषद के चुनाव में मैं आपको बता दूं कि हम 208 जिला पार्षद हमारे विजयी होकर आए। सिंबल पर कुछ लोग जीते हैं और बिना सिंबल के बाकी लोग जीते हैं। कुल 411 पार्षद हैं, लगभग 50% पार्षद भाजपा के जीते हैं। इसी तरह से ब्लॉक समिति में भी लगभग 1400 लोग भाजपा के जीते हैं, 50% लोग, और इसी तरह से सरपंच भी 50% जो है भारतीय जनता पार्टी के विजयी होकर आए। हमारा रिप्रेजेंटेशन अच्छा है। और जहाँ तक सिंबल की बात है, पहली बार हमने प्रयोग किया था, उसमें भी हमको एक 20% सफलता मिली है, लेकिन बिना सिंबल के जहाँ गए वहाँ 60% सफलता है। और इसमें एक हमको भी समझने की ज़रूरत है कि इसमें लोग दलों की सीमाएं पार करके वोटिंग करते हैं। मेरे गांव का कैंडिडेट है तो पूरा गांव वोट कर देता है, आसपास के 3-4 गांव में कैंडिडेट नहीं है तो पूरे 3-4 गांव वोट कर देते हैं। इसमें हरियाणा का स्वभाव अभी सिंबल पर जाने का उतना नहीं है। हम एक प्रयोग किया, हमने उस नाते से हम सोच रहे थे कि उस प्रयोग को कितना सफलता तक पहुंचते हैं, लेकिन अभी भी इसमें गांववाद, गोहांडवाद काफ़ी मात्रा में है। ये हिमाचल के चुनाव की तो वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने खिलाड़ियों को 53 करोड़ की सौगात दी है। अनुराग ठाकुर ने साई सेंटर में पहले उच्च प्रदर्शन केंद्र का शिलान्यास किया। जब हरियाणा के जवान देश की सीमा पर देश की रक्षा करते हैं, या हरियाणा के किसान देश के लोगों का पेट भरने का काम करते हैं, वहीं हरियाणा के नौजवान खेल की धरती पर भारत के लिए मेडल जीत कर लाते हैं। ये है हरियाणा के युवाओं की ताकत जो हर क्षेत्र में दिखती है। तो
तो वहीं निगम चुनाव को लेकर कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि जल्द ही निगम चुनाव की तारीख घोषित होगी और 2023 की शुरुआत में निगम चुनाव होंगे। मूलचंद शर्मा ने कहा कि हमने पहले भी ट्रिपल इंजन की सरकार चलाई है। आने वाले समय में, अगले महीने में जल्दी डेट समय घोषित हो जाएगी। आने वाले 2023 में शुरुआत में चुनाव होने वाले हैं और जो निगम का चुनाव फरीदाबाद है, गुड़गामा है, मानेश्वर है, नगर परिषद है, नगर पालिका है, ये बड़े चुनाव आने वाले हैं और आने वाले जो 2023 के शुरुआत में चुनाव। पहले भी ट्रिपल इंजन की सरकार चलाई है और फिर ट्रिपल इंजन की क्या है कि डबल सरकार पहले भी रही थी, ट्रिपल पहले भी रही थी, फिर ट्रिपल इंजन की फरीदाबाद में सरकार बनेगी पूरे हरियाणा में और गति के साथ चलेगी, विकास साथ तेजी के साथ चलेगी। तो वहीं सरकारी जमीन पर कब्जे को लेकर मूलचंद शर्मा ने कहा कि मैं सरकारी जमीन पर 1 इंच भी कब्जा नहीं होने दूंगा। उन्होंने कहा कब्जे से विकास के रास्ते में रुकावट आती है और कब्जे से सरकार के साथ लोगों का भी नुकसान होता है। मैंने 2014 में कहा था, मैं आज भी कह रहा हूँ, आज भी अपनी बात में, मैं सरकारी ज़मीन पे 1 इंच ज़मीन पे भी कब्जा नहीं होने दूंगा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जो प्रदेश को दिशा और दशा देने का काम किया है कि जो कब्जे होते हैं, कब्जे नासूर होते हैं, आम आदमी के रास्ते की रुकावटें विकास के रास्ते में रुकावट डालते हैं। क्यों कब्जा करना किसी लाभ नहीं मिलता, कब्जे से लोगों का नुकसान होता है, सरकार की प्रॉपर्टी का नुकसान होता है, सरकार का नुकसान होता है और लोगों की सुविधा में परेशानी आती है। और जहाँ भी कब्जेदार ज़मीन होगी वहाँ पे हम कहीं SDO का कार्यालय बनाएंगे, बिजली ऑफिस बनाएंगे, कहीं हमें PSC बनाएंगे, कहीं CSD बनाएंगे, इस तरह से लोगों को लाभ मिले। तो वही खबर सोनीपत से, जहां पर निजी कंपनी की लापरवाही की वजह से प्रॉपर्टी ID में क्या कुछ गड़बड़ी आई है, चलिए आपको यहां पर ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं। आपको बता दें सोनीपत में प्रॉपर्टी ID में गड़बड़ी पाई गई। निजी कंपनी की लापरवाही थी 1,50,000 और जो मिसमैच हुई है प्रॉपर्टी वो है 32,000 और गलतियां 20,000 पाई गई हैं। जो कुल प्रॉपर्टी ID थी वो है 1,50,000 और जो ID मिसमैच हुई हैं उनकी भी संख्या हजारों में है। आपको बता दें 1,50,000 यहाँ पर जो प्रॉपर्टी है उसकी संख्या बताई जा रही है। कैसी गलती है वो भी आपको बता दें। किराएदारों को मालिक दिखाया गया है और इसके अलावा जो सर्वे है याशी कंपनी की ओर से ये सर्वे किया गया है। टैक्स नहीं भर पा रहे हैं लोग, ये लोगों को इसका नुकसान हो रहा है कि लोग टैक्स नहीं भर पा रहे हैं। यहाँ पर किराएदारों को मालिक दिखा दिया गया है और ये पूरी गड़बड़ी यहाँ पर याशी कंपनी की ओर से की गई है। जो सर्वे किया गया है वो याशी कंपनी की ओर से सर्वे किया गया है और इसमें नुकसान ये निकलकर सामने आ रहा है कि लोग टैक्स नहीं भर पा रहे हैं। तो सोनीपत में प्रॉपर्टी ID में गड़बड़ी हुई है जिसकी वजह से लोगों को भी काफी नुकसान हो रहा है, काफी परेशानी हो रही है लोगों को। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रदेश के सरपंचों ने सरकार की टेंडरिंग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली के कार्यक्रमों में लगातार इसका विरोध भी हो रहा है। विरोध की जो ताजा तस्वीरें हैं वो सोनीपत और जींद से सामने आई हैं। पहली तस्वीर सोनीपत की है, वहीं दूसरी तस्वीर जींद की है, जहां पंचायत मंत्री के कार्यक्रम में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है। मंत्री ने हंगामा करने वाले सरपंचों को तो बाहर निकालने का आदेश दे दिया, जिसके बाद सरपंचों ने मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं पंचायत मंत्री ने कहा कि ऐसे सरपंचों के खिलाफ राइट टू रिकॉल लाया जाएगा। वहीं सोनीपत में सरपंचों की विकास कार्य की लिमिट 2 लाख करने और सरपंचों की सैलरी 25,000 रुपए करने की मांग की गई है। मैं ये कहना चाहता हूँ जो मेरे साथियों को जो अब यहाँ थोड़ा सा आप कह रहे थे वो 2% होंगे, 3% होंगे, वो चाहते नहीं गांव का विकास हो, वो उस पैसे का दुरुपयोग करना चाहते हैं। जो मुझे मोटा मेरे पास जो रिपोर्ट आई, अब सरकार पैसे का दुरुपयोग नहीं करने देगी। 0 टॉलरेंस पे सरकार काम चाहती है। सरकार ने जो व्यवस्था परिवर्तन किए हैं वो हमारे प्रदेश की प्रगति के लिए और हमारे ग्रामीण अंचल के अंदर गुणवत्ता के साथ काम उसके लिए। क्या कहना चाह रहे थे आप? आवाज आ जाएगी क्या? भाई हमारी डिमांड है वो अपने जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते ना, हम ऐसा करने वाले, वैसा करने वाले, ये करने वाले। महिला खुद खड़ी होकर काम करेगी, महिला खुद खड़ी होकर काम करेगी। महिला की तनख्वाह क्या है? हाँ, वो अपना घर परिवार चलाएगी कैसे?
आदमी कैसे चलाएगा? ये तो आ जाते हैं, आज मंत्री आने वाला है, उधर पे ये बंदोबस्त कर देना। एक एक मंत्री को 20-20, 25-25 हजार रुपए इन्वेस्ट हो जाता है। तनख्वाह क्या है सरपंचों की? और सरपंचों की तनख्वाह को छोड़ दो, अब 2 लाख में एक गंदी नाली का नाला निकाल के दिखा दो। वो सब ई टेंडरिंग में तो मंत्रियों को पैसा मिलता है, इसके लिए ई टेंडरिंग देते हैं। मर गए सरपंच कहाँ से काम करेंगे जो ये इन्होंने थोड़ा बड़ा झूठ बोल के जीते हैं। भाई साहब हमारी सारे सरपंचों की एक ही डिमांड है भी ये 2 लाख रुपए का रखी। भाई साहब सरपंच आ गया भाई 2 लाख रुपया में हम एक पुल ही नहीं बनवा सकते। मैंने 10 दिन हो लिया भाई सरपंच बने, मेरा ट्रैक्टर ट्रैली के लिए कूड़ा ठुआने लग रहा हूँ। गाँव में 3 सफाई वाली भाई साहब उनका काम चल जाएगा। भाई हमारी 50 लाख रुपये तो हमारी सरपंच की पावर होनी चाहिए। सारे सरपंच भाइयों की, जिला परिषद वाला की, ब्लॉक समिति वाला की, सारा की भाई साहब तनख्वाह भी होनी चाहिए। हमारा के खर्चे को नहीं भाई साहब, हमारा मेंबर की भी होनी चाहिए। जीन जाना हो, चंडीगढ़ जाना हो, सारे अफसरों को बैर कहा गया, सबकी भाई साहब प्रोग्राम हमने करने पड़ा है। और भाई हमारी यही डिमांड थी, हमारी नहीं सुनेगा तो हम किसी की नहीं सुनते। तो चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं और समझाते हैं कि आखिर पेट्रोल और सीएनजी के दाम कैसे बढ़े हैं। आपको बता दें कि मार्च महीने में पेट्रोल के दाम 98.61 रुपए प्रति लीटर, तो वहीं डीजल के दाम मई में 89.62 रुपए प्रति लीटर हुए हैं। जुलाई में पेट्रोल के दाम 84.10 रुपए प्रति लीटर, तो वहीं डीजल 79.74 रुपए प्रति लीटर दाम बढ़ते नजर आए हैं। इसके अलावा अगस्त महीने में 96.72 प्रति लीटर पेट्रोल बिका, तो डीजल 89.62 रुपए प्रति लीटर डीजल बिका है। और अब आपको बताते हैं सीएनजी के दाम किस तरह से बढ़े हैं। बात जनवरी की अगर की जाए तब सीएनजी के दाम 53.04 रुपए थे। इसके बाद 8 मार्च को सीएनजी के दाम 57.51 हुए। इसके बाद 24 मार्च को भी सीएनजी के दाम बढ़े हैं 59.01। 4 अप्रैल को सीएनजी के दाम बढ़ के 64.11। इसके बाद 7 अप्रैल को सीएनजी के दाम बढ़कर 69.11 हो गए। 14 अप्रैल को सीएनजी के दाम 71.61। तो वहीं 15 मई को सीएनजी के दाम हुए हैं 73.61। तो इस तरह से लगातार सीएनजी के दाम भी बढ़ते चले गए हैं और 15 मई तक ये दाम बढ़ गए और यहां पर ये 21 मई को भी दाम बढ़े हैं जो 75.11 हो गए हैं। आपको बता दें 8 अक्टूबर को सीएनजी के दाम बढ़े जो हो गए 78.61। तो हरियाणा विशेष में मेरे साथ बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा। को पावर्ड बाय पतंजलि एलोवेरा जेल, मॉनसून में बैक्टीरिया, वायरस और फंगल स्किन इन्फेक्शन का समाधान।